डियर स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बीए पार्ट 3 में भारत की विदेश नीति के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम विदेश नीति का अध्ययन करने से पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि विदेश नीति होती क्या है, विदेश नीति किसे कहते हैं। तो देखिए, विदेश नीति का अर्थ क्या है। विदेश नीति का अर्थ, देखिए, विदेश नीति का मतलब होता है किसी राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, उन संबंधों को विदेश नीति कहा जाता है। यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों के साथ जो विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता है, विभिन्न प्रकार के जैसे आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, सैनिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करनी है या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता छोड़नी है या किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के ऊपर अपना विचार रखना है या राय देनी है, तो सामूहिक रूप से जब कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी नीतियों का निर्धारण करता है, दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण करता है, तो इन संबंधों को सामूहिक रूप से उस राष्ट्र की विदेश नीति कहा जाता है। तो संक्षिप्त शब्दों में यदि हम कहें तो विदेश नीति है वो किसी राष्ट्र की, किसी स्वतंत्र राष्ट्र की दूसरे राष्ट्रों के साथ जो संबंध है, उन संबंधों का जो अध्ययन है, उसी अध्ययन को हम उस राष्ट्र की विदेश नीति कहते हैं। अब देखिए, जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, तो भारत की आजादी से पहले भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विदेश नीति है वो किसी स्वतंत्र राष्ट्र की होती है। कोई पराधीन राष्ट्र होता है, उसकी कोई विदेश नीति नहीं होती, क्योंकि पराधीन राष्ट्र है उसकी विदेश नीति का निर्धारण वो राष्ट्र स्वयं नहीं करता, कोई दूसरा राष्ट्र करता है। इसी प्रकार भारत जब गुलाम था तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी। भारत की विदेश नीति का जो निर्माण हुआ है वो 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उस समय से भारत की विदेश नीति का निर्माण हुआ। अब भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों के साथ जिस प्रकार के संबंध रखता है, उन संबंधों को विदेश नीति कहा जाता है। अब देखिए, विदेश नीति का निर्धारण या विदेश नीति का उद्देश्य, प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य, यानी विदेश नीति का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, प्रत्येक देश की जो विदेश नीति होती है, उस विदेश नीति का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। विदेश नीति का जो सर्वप्रमुख ध्येय या उद्देश्य है, वो एक राष्ट्र के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। यानी जब कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है, तो वह सर्वप्रथम विदेश नीति का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखता है, इस बात को ध्यान में रखता है कि उसकी विदेश नीति के द्वारा उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही। या यूं कहें कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है। तो प्रत्येक राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है वो उसके राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित होती है। यानी हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण इस प्रकार से करता है ताकि उसके अधिक से अधिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। और विदेश नीति का जो मूल्यांकन किया जाता है, विशेषज्ञों के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है विदेश नीति का, उस मूल्यांकन का आधार भी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ही है। यदि किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में सफल होती है, तो उसे सफल विदेश नीति कहा जाता है। और जब किसी देश की विदेश नीति से उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होती, तो उसको असफल विदेश नीति कहा जाता है। तो यदि हम इस बात को संक्षिप्त शब्दों में कहें, तो हर राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित होती है। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है और उस विदेश नीति को सफल विदेश नीति कहा जाता है, जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है
और जिससे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होती उसको असफल विदेश नीति कहा जाता है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो भी भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। भारत की विदेश नीति का भी मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। अब देखिए, राष्ट्रीय जो हित होते हैं, राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं और एक अस्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। जैसे किसी राष्ट्र का स्थायी राष्ट्रीय हित होता है उस देश की एकता अखंडता। क्या होता है? राष्ट्र स्थायी एकता अखंडता। राष्ट्रीय हितों के कितने प्रकार है? दो। कौन कौन से? स्थायी और दूसरा अस्थायी राष्ट्रीय। ये दो प्रकार की राष्ट्रीय हित होते हैं। दो प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो किसी देश के स्थायी हित कौन कौन से? देश की एकता अखंडता, प्रादेशिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती। ये किसी देश के क्या होते हैं? स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। और अस्थायी राष्ट्रीय हित क्या होते हैं? अस्थायी राष्ट्रीय हित उन्हें कहा जाता है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु ये जो स्थायी हित होते हैं, जैसे देश को एकता रखना है, देश को अखंड रखना है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ये प्रत्येक देश के स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। और अस्थायी यानी जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, उन्हें अस्थायी राष्ट्रीय हित कहा जाता है। तो विदेश नीति का मैंने अर्थ बताया, विदेश नीति का उद्देश्य बताया और विदेश नीति के मोटे तौर पे दो प्रकार बताए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत की क्या नहीं थी? कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत था वो गुलाम राष्ट्र था और गुलाम राष्ट्र की कोई विदेश नीति नहीं होती, स्वतंत्र राष्ट्र की विदेश नीति होती है। परंतु जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया और एक गतिशील प्रक्रिया से जब राष्ट्र के अंदर शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई, तो ऐसी स्थिति में भारत ने भी अपनी विदेश नीति का निर्माण करना शुरू किया। अब देखिए, भारतीय विदेश नीति का सर्वप्रथम जो हमें देखने को मिलती है वो सितंबर 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। तो एक प्रधानमंत्री और एक विदेश मंत्री के तौर पे भारत की विदेश नीति का जो जनक कहा जाता है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। भारत की विदेश नीति का जनक कौन कहलाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसलिए भारतीय विदेश नीति का जो निर्धारक है या भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता है या जो जनक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले विदेश नीति के बारे में एक कथन सितंबर 1946 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और क्या कहा था कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र नीति का पालन करेगा। भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र नीति का पालन करेगा, गुटबंदी से दूर रहेगा और जो राष्ट्र उपनिवेशवाद के शिकार हैं उनके आत्मनिर्णय के सिद्धांत को भारत है वो स्वीकार करता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत इस प्रकार से कार्य करेगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और राष्ट्रों के बीच सहयोग की स्थापना हो। तो सितंबर 1946 का ये कथन कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेगा, गुटबंदियों से दूर रहेगा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन करेगा और विदेशी संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को जो संगठन बढ़ावा दे रहे हैं उनके साथ मिलकर रहेगा या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने वाले कार्यों का समर्थन करेगा। तो सितंबर 1946 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो एक कथन है वो भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब देखिए, किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है उसका निर्धारण है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से होता है। किसी देश की जब विदेश नीति बनती है तो किसी व्यक्ति विशेष का या किसी एक अकेली विचारधारा का उसमें कोई स्थान नहीं होता। विदेश नीति का निर्धारण अनेक तत्वों से होता है। विदेश नीति अनेक निर्धारक तत्वों से मिलकर बनती है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं?
निर्धारक तत्व, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। यानी भारत की जो विदेश नीति है उसको कौन कौन से तत्व है वो निर्धारित करते हैं। यानी भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उनको विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहते हैं। भारत की विदेश नीति किन तत्वों पे आधारित है या किन तत्वों का भारत की विदेश नीति के ऊपर प्रभाव है, उन तत्वों को सामूहिक रूप से भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कहते हैं। जैसे कि भारत की विदेश नीति के ऊपर सबसे जो प्रमुख प्रभाव है वो भौगोलिक तत्व है। कौन सा? भौगोलिक तत्व है। देखिए भौगोलिक जो तत्व होता है, भूगोल होती है, वो किसी राष्ट्र का स्थायी होता है। भूगोल है वो विदेश नीति का स्थायी निर्धारक तत्व है, क्योंकि भूगोल हमेशा अपनी स्थिति में ही बना रहता है। किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन है वो लगभग नहीं होता, इसलिए भूगोल किसी राष्ट्र की विदेश नीति का स्थायी निर्धारक तत्व है। इस संबंध में नेपोलियन बोनापार्ट, आप सबने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। क्या कहा था नेपोलियन बोनापार्ट ने? किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल के द्वारा निर्धारित होती है। इसी प्रकार एक विद्वान है डॉक्टर एएफ, उन्होंने कहा था कि संधियां एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, मित्र एक तरफा समाप्त किए जा सकते हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कस के पकड़े रहता है। तो संक्षेप में कहें तो भूगोल है वो किसी देश की विदेश नीति को निर्धारित करता है। जैसे भारत का जो भूगोल है, जैसे कि भारत विश्व के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के अंदर 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। और इसके अलावा भारत की जो भौगोलिक प्रवेश है वो स्थल जल दोनों से जुड़ा हुआ है, और एक और भारत के सीमा के ऊपर साम्यवादी राष्ट्र है और दूसरी ओर भारत की सीमा पे कुछ यूरोपीय राष्ट्रों के साथ में भारत का सदियों से लंबा संबंध रहा है। तो इस प्रकार जो ये भूगोल है, जैसे एक ओर भारत के इधर चीन है और दूसरी ओर इधर भारत की जो सामुद्रिक सीमाएं हैं, ये सब चीजें हैं वो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो भूगोल होता है वो किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि भारत के साथ ये सामुद्रिक सीमाएं नहीं लगी होती तो भारत को जो नौसेना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे नेपाल राष्ट्र है, नेपाल के साथ कोई सामुद्रिक सीमाएं नहीं है, नेपाल के पास कोई सामुद्रिक विस्तार नहीं है, इसलिए नेपाल को कभी भी नौसेना की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु भारत की सामुद्रिक सेनाएं लगी है, इसलिए भारत को नौसेना के अंदर भी अपनी मजबूती को बनाए रखना पड़ता है। तो भूगोल होता है वो किसी देश की विदेश नीति का हमेशा निर्धारण करता है। जैसे हिमालय पर्वत है वो हमारी विदेश नीति को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। तो भूगोल है वो किसी देश की विदेश नीति का स्थायी निर्धारक तत्व होता है। अब अगला जो निर्धारक तत्व है वो है भारत की विदेश नीति का अगला निर्धारक तत्व गुटबंदी। गुटबंदी, देखिए गुटबंदी या सीक्यू। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था उस समय विश्व के अंदर दो राष्ट्रों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध की स्थिति बन गई थी। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, और इन दोनों के बीच में जो तनाव का वातावरण बना और जो इनके बीच जो खींचतान की स्थिति बनी उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध कहा जाता है। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने ये मार्ग था कि या तो वो अमेरिका के गुट में चला जाए या वो सोवियत संघ के गुट में चला जाए। परंतु भारत ने इस गुटबंदी से दूर रहते हुए एक अलग विदेश नीति अपनाई जिसे गुट निरपेक्षता की विदेश नीति कहते हैं। तो भारत की विदेश नीति में जो गुट निरपेक्षता का तत्व है वो इस गुटबंदी या शीत युद्ध की वजह से पैदा हुआ। यदि उस समय जब भारत आजाद हुआ था उस समय यदि ये शीत युद्ध या गुटबंदी की स्थिति नहीं होती
तो भारत की विदेश नीति में जो ये विशेषता देखते हैं गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, ये हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भारत न तो अमेरिका के साथ जाना चाहता था और न सोवियत संघ के साथ जाना चाहता था, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति के ऊपर चलना चाहता था, एक ऐसी स्थिति में चलना चाहता था जिससे राष्ट्र की आवाज समय भारत की ओर से बुलंद की जाए। तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है वो इस गुटबंदी के कारण ही भारत की विदेश नीति में हमें देखने को मिलता है। तो गुटबंदी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। अगला है विचारधाराओं का प्रभाव। देखिए भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला जो अगला तत्व है वो है विचारधाराओं का प्रभाव। देखिए भारत की विदेश नीति के ऊपर जो विचारधारा है, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट तौर पे हमें प्रभाव देखने को मिलता है। चूंकि महात्मा गांधी थे वो भारत की संविधान सभा के सदस्य तो नहीं थे, परंतु जो गांधी जी की जो विचारधारा है, सत्य अहिंसा की जो विचारधारा है, उदारता की जो विचारधारा है, मानववाद की जो विचारधारा है, वो विचारधारा हमें भारत की विदेश नीति में दिखाई पड़ती है। जैसे आर्टिकल 51 जो नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय विदेश नीति के बारे में बताता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति के साथ रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता या पंच निर्णयों के द्वारा हल करेंगे, या हम अंतर्राष्ट्रीय जो कानून और संधियां हैं उनका पालन करेंगे। ये सब जो बातें हैं ये गांधीवादी विचारधारा के ऊपर आधारित है। तो गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा, उन्होंने भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। इसी तरह सम्राट अशोक ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था उसकी विचारधारा ने हमें प्रभावित किया है। तो प्रत्येक देश के अंदर जो वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता रहे होते हैं या उस राष्ट्र के जो युग पुरुष होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है वो उस राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो भारत की विदेश नीति में भी विचारधाराओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब अगला तत्व है आर्थिक तत्व। विदेश नीति का जो अगला तत्व कौन सा है? आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व का मतलब देखिए, प्रत्येक देश जो होता है वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता है। और मैंने ये बताया कि आर्थिक तत्व भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया है। आर्थिक तत्वों ने किस तरह से किया है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो शीत युद्ध की स्थिति थी, मैंने बताया, और यदि भारत उस समय अमेरिका के साथ जुड़ जाता तो सोवियत संघ से भारत को जो आर्थिक मदद मिलती वो समाप्त हो जाती। यदि भारत सोवियत संघ के साथ जुड़ जाता तो अमेरिका से जो भारत को आर्थिक मदद मिल रही थी वो समाप्त हो जाती। तो भारत ने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आर्थिक हितों की पूर्ति तभी हो सकती है जब उसके अमेरिका और सोवियत संघ के साथ सम्मान संबंध हो। तो इस अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए उसने दोनों के साथ सम्मान संबंधों को बनाए रखना आवश्यक समझा। इसी तरह भारत चाहता था कि यदि वो किसी भी गुट में शामिल हो जाता है तो अनावश्यक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा होगी और ये तनाव की स्थिति विश्व को अंतोगत्वा युद्ध की ओर लेके जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारत ने सोचना लाजमी समझा कि कोई भी युद्ध है वो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। तो इन सब बातों का प्रभाव भारत की विदेश नीति के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो आर्थिक तत्व भी कहीं न कहीं किसी देश की विदेश नीति को प्रबल रूप से प्रभावित करते हैं। अगला है नेहरू जी का व्यक्तित्व, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। नेहरू का व्यक्तित्व, देखिए मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के न केवल पहले प्रधानमंत्री थे अपितु देश के पहले विदेश मंत्री भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद का कट्टर विरोध करते थे, धर्मनिरपेक्षता का प्रबल समर्थन करते थे, संसदीय शासन प्रणाली में उनका विश्वास था, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो शांतिप्रिय थे, शांतिप्रिय स्वभाव के व्यक्ति थे, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उनका विश्वास था, उपनिवेशवाद को वो समाप्त करना चाहते थे। तो इस प्रकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पे स्पष्ट तौर पे हमें देखने को मिलता है। या यूं कहें कि भारत की विदेश नीति का पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों एक निर्माण हुआ है या एक दिशा मिली है, तो ये बात लगभग सही है।
परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा इस बात का विरोध करते रहे कि उनकी जो भारत की विदेश नीति है उसको नेहरू नीति नहीं कहा जाना चाहिए। परंतु ये बात सत्य है कि भारत की विदेश नीति पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भारत में आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो सुदृढ़ हुई है, या भारत जिस लोकतांत्रिक मार्ग पर लगातार चल रहा है, उसके पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व हमें दिखाई पड़ता है। तो नेहरू जी के व्यक्तित्व का भारत की विदेश नीति पे काफी प्रभाव है। इसके अलावा देखिए छठा है राष्ट्रीय हित। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि किसी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित होती है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो भी भारत के राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित है। यानी भारत अपनी विदेश नीति के द्वारा अपने राष्ट्र के जो राष्ट्रीय हित है उनको पूरा करना चाहता है। तो इसका उदाहरण हम जैसे कि देखते हैं कि भारत है वो एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। शांतिप्रिय राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत ने 1974 के अंदर परमाणु विस्फोट किया पोखरण में। इसी प्रकार 1998 के अंदर मई 1998, 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में परमाणु विस्फोट किए गए, जिसका उद्देश्य भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाना था। तो एक शांतिप्रिय राष्ट्र होने के बावजूद भी भारत ने 1974 में और 1998 के अंदर परमाणु परीक्षण किए और राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाया, परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। तो ये कार्य क्यों किया? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। इसी प्रकार भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था, परंतु भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए मैत्री संधि की थी। एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी भारत ने 9 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी, वो भी भारत की राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित थी। इसी प्रकार भारत ने 1968 के अंदर जो परमाणु अप्रसार संधि थी, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि थी, और 1996 के अंदर जो सीटीबीटी थी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु प्रेक्षण प्रतिबंध संधि, इन दोनों के ऊपर परमाणु अप्रसार संधि 1968 और 1996 की सीटीबीटी व्यापक प्रेक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ये दोनों भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध थी, क्योंकि ये परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन राष्ट्रों के बीच भेदभाव कर रही थी। तो ऐसी संधियों को भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, जबकि भारत लगातार निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा। तो ये सब बातें भारत के राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित थी। तो किसी देश की जो विदेश नीति है वो उसके राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित होती है। राष्ट्रीय हित हमेशा विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है वो ऐतिहासिक परंपराओं से भी प्रभावित है। भारतीय इतिहास की जो परंपराएं रही हैं, लंबे समय से, लंबी सदियों से जो परंपराएं रही है, जैसे मानववाद की भावना है, शांति की भावना है, सम्राट अशोक की जो अहिंसा की नीति है, शिवाजी की जो राष्ट्रवाद की भावना है, या जो अन्य जो भारत की ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, वो सब ऐतिहासिक परंपराएं भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। तो बहुत सारे चीजों से मिलके किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण होता है। बहुत सारे निर्धारक तत्व होते हैं और उन सब निर्धारक तत्वों का एक ही उद्देश्य होता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। तो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के ऊपर आधारित होती है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का विदेश नीति के माध्यम से प्रयास किया जाता है। आगामी वीडियो में हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।